देखिए, आज की जो नई भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी भी मजबूत आदमी को नहीं बिठाया जा रहा। मुख्यमंत्रियों के जब चयन किए गए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनका व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक जमीन इतनी कमजोर है कि वो प्रधानमंत्री तक या प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के सामने हमेशा कमजोर और हल्के दिखें। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनको प्रधानमंत्री जी ने बॉस कहा तो बेसिकली प्रधानमंत्री अपने आप को रीएश्योर कर रहे हैं, अपनी जो अहम है उसको ये बता रहे हैं कि देखो अब मुझे किसी संजय जोशी या नितिन गडकरी जैसे आदमी को बॉस नहीं कहना पड़ेगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। एक जूनियर से ऐसे आदमी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कि अगर 10,000 इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस की भी लिस्ट भारत में बनती तो वो 10,000 में भी नहीं आते। आपने उनको बना दिया और अब आप फिर ढोल बजा रहे हैं। अरे आप बोल दीजिए कि आप नहीं बनाना चाहते किसी मजबूत आदमी को, इसलिए आपने बना दिया, मगर ढोल बजाना जो है वो गलत है। अपने राष्ट्रपति उन्होंने विजय सचदेवा ने बोला कि ये संविधान का अपमान है, बाबा साहब ने संविधान बनाया। देखिए, मेरा मानना ये है टोकनिज्म की राजनीति जो है संविधान को कमजोर करती है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमने जो राष्ट्रपति हैं वो एससी समाज से बनाए, एसटी समाज से बनाए, बट मेरा एक सवाल है, पिछले एक साल में एससी वर्ग का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक के मारा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स ने उसको लेके खूब वाहवाही की कि बहुत बढ़िया काम किया है, तो होना ही चाहिए था। उस पर राष्ट्रपति चुप रहे। एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो लद्दाख का था, जहां पे उनकी हकों के लिए सोनम वांगचुक को झूठे मुकदमों के अंदर जेल भेजना पड़ा, जेल भेजा गया, मगर उस पर भी राष्ट्रपति खामोश रहे। तो आप सिर्फ टोकनिज्म कर रहे हैं। आप अगर वाकई में एससी एसटी समाज को मजबूत करना चाहते तो एक ऐसी मुखर मजबूत आवाज को वहां पे बिठाते जो उस समाज के लिए आवाज उठाते, आवाज ना उठाते कम से कम उसकी बात कहते तो सही। मगर आपने पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, फॉर दैट मैटर चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उन पदों पर बिठाया है ताकि आपकी मनमानी चलती रहे और ये पूरा पूरा देश एक आदमी चलाए, जो कि गलत है और उससे देश और पूरा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। एक दूसरा मुद्दा है नोएडा में जो इंजीनियर की मौत हुई, लगातार उस पर सवाल हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी पे आपने भी ट्वीट किया था जिसमें वहाँ के डीएम को आपने उसके लिए जिम्मेदार बताया और उनके पिता से उस मामले को जोड़ा कि इससे उन पर कार्रवाई नहीं। देखिए, आप तमाम चश्मदीदों की जो बातचीत है जो अलग अलग मीडिया में चल रही है उसको आप देख लीजिए। साफ आया है कि वो जो एसडीआरएफ था और जो एनडीआरएफ था उनके पास इक्विपमेंट्स तक नहीं थे कि वो उस बच्चे को बचाते रहें, और बच्चे के बाप ने खुद कहा कि 2 घंटे तक तो एसडीआरएफ रैंप बनाता रहा और वो बच्चा मर गया। तो जो एसडीआरएफ है ये किसके अधीन आता है? ये डीडीएमए के अधीन आता है। जो एरिया का डीएम होता है, जो वो एक महिला है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मेधा रूपम नाम है शायद उनका, उनके अधीन आता है। और आपने ट्रांसफर किसको कर दिया? सीईओ को। डीएम को क्यों नहीं किया? हालांकि ट्रांसफर भी कोई सजा नहीं है, 2-2.5 साल में वैसे भी आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हो जाता है और उनका 2.5 साल पूरा हो चुका था सीईओ का, तो उनका ट्रांसफर तो वैसे ही होना था। मगर डीएम के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वो डीएम जो छोटी छोटी गलतियों के लिए बीएलओज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मशहूर हुई, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बेटी हैं। ये तो बहुत गलत है और पूरा का पूरा सिस्टम ये सब कुछ देख रहा है, मगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। और बयान दिया जब बीजेपी हेडक्वार्टर पे वो नितिन नवीन के उसमें कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि भारत अब इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, उन लोग को यहाँ से जाना होगा, हम उसके लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। अलग अलग देशों का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि सब जगह जो खुद को बड़ा लोकतंत्र बताते हैं वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है और हम भी। देखिए,
अब 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, अब कार्रवाई करेंगे तो अब आपको 50 साल और चाहिए कार्रवाई करने के लिए। आपने 12 साल में क्यों कार्रवाई नहीं की? और अब तक आपने कितने लोगों को वहां भगाया है? और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम बताया गया शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा आप ही आरोप लगाते हैं कि आपके यहां ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स है बांग्लादेश से आए, तो जाहिर सी बात है उनकी सरकार की सहमति से आए। अब आप शेख हसीना साहब को अपने हिंदुस्तान के अंदर पनाह देके क्यों बिरयानी खिला रहे हैं? भगाइए उनको, या उनको क्लीन चिट है। तो वो कौन लोग थे जो इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहे थे? या इन्फिल्ट्रेटर्स है ही नहीं। आपसे पूछा गया कि भाई बिहार के अंदर आपने इतनी बड़ी एसआईआर की जो है वो प्रक्रिया की, कितने बांग्लादेशी मिले उसमें, कितने बांग्लादेशियों को आपने वापस भेजा? आप जवाब नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके वकील जवाब नहीं दे पा रहे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो बांग्लादेश के नाम पे जो पूरा हवा मचाया जा रहा है, वो बेसिकली एक राजनीतिक हवा है, और वो बंगाल के अंदर जो चुनाव है उसके लिए किया जा रहा है। जी, जो अभी टीएमसी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, दूसरा फेज उसका शुरू हो रहा है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और बंगाल सीईओ से मुलाकात की बात कही है। मतलब वो टीएमसी के लोगों पे जो अटैक हुआ। देखिए, इस पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर देश की बहुत मजबूत संवैधानिक संस्था हुआ करती थी, इलेक्शन कमीशन। इसकी पूरी मर्यादा जो है तार तार हो गई है, और इलेक्शन कमीशन अब बिल्कुल ईडी या सीबीआई की तरह भारत सरकार का एक अंग है। जो केंद्र सरकार कहती है वो जो है इलेक्शन कमीशन करता है, और जाहिर सी बात है इनसे जितनी भी तकलीफ है वो अपोजिशन पार्टीज को ही है। चुनी हुई सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है केंद्र की, उसको कोई तकलीफ नहीं है। इससे साफ है कि ये जो पूरा का पूरा संस्था है ये बड़े सवालों के घेरे में है।